क्या कोई एक चीज एक ही समय में एक ही जगह पर एक कण भी हो सकती है और एक लहर भी? मतलब सोचिए, एक क्रिकेट बॉल जो एक कण है और तालाब में उठने वाली लहर जो फैल जाती है, क्या ये दोनों एक ही चीज हो सकती हैं? ये सुनने में ही इतना अजीब लगता है, हमारे रोज के एक्सपीरियंस से बिल्कुल ही उल्टा। लेकिन फिजिक्स में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमें इस सवाल का सामना करने पर मजबूर करता है। एक सवाल, एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल कि ये जो असलियत है, ये जो रियलिटी है, ये आखिर बनी किस चीज़ से है? क्या ये छोटी छोटी ठोस गोलियों जैसी है या फिर पानी में उठती लहरों जैसी? ये वो सवाल है जिसने सदियों तक बड़े बड़े दिमागों को उलझाए रखा। तो विषय की इस पृष्ठभूमि के साथ आज हम फिजिक्स के सबसे हैरान करने वाले और शायद सबसे ज़रूरी एक्सपेरिमेंट्स में से एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि हम इस एक एक्सपेरिमेंट की कहानी के ज़रिए ये समझें कि इसने कैसे साइंस की नींव हिला दी और रियलिटी के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 200 साल पहले, 19वीं सदी की शुरुआत में। वैज्ञानिकों के बीच एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी। बहस इस बात पर थी कि रोशनी यानी लाइट आखिर है क्या। दो टीम थीं। एक टीम के कैप्टन थे सर आइजैक न्यूटन। उनका मानना था कि लाइट छोटे छोटे बहुत ही छोटे कणों से बनी है। उन्होंने इन्हें कॉर्पस्कल्स कहा। और उनका तर्क भी काफी सिंपल था। लाइट सीधी लाइन में चलती है, परछाई एकदम साफ बनती है, जैसे कोई बंदूक से छोटी छोटी गोलियां फायर कर रहा हो। और ये आइडिया उस वक्त काफी दमदार था क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया से मेल खाता था। हम गेंद फेंकते हैं तो वो सीधी जाती है। लेकिन दूसरी टीम, जिसमें क्रिस्टियन हाइगन्स जैसे साइंटिस्ट थे, वो इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था, नहीं, लाइट एक लहर है, ठीक पानी की लहरों की तरह, जो फैलती हैं, कोनों से मुड़ जाती हैं और एक दूसरे से टकराकर नए पैटर्न बनाती हैं। तो ये दो बिल्कुल अलग थ्योरी थी। एक तरफ न्यूटन के कण और दूसरी तरफ हाइगन्स की लहरें। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी एकेडमिक बहस नहीं थी, है ना? हैं। ये तो असलियत के नेचर के बारे में एक बुनियादी सवाल था। बिल्कुल। सवाल यह था कि क्या ब्रह्मांड की रोशनी गोलियों की बौछार जैसी है या तालाब में उठने वाली लहरों जैसी? दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते थे। ये दो अलग अलग हकीकतें थीं और फिजिक्स को उनमें से एक को चुनना था। यहीं पर 1801 में थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट की एंट्री होती है। उनके पास एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया था। उन्होंने एक बहुत ही सरल सा एक्सपेरिमेंट तैयार किया। सोचिए, एक दीवार है जिसमें दो बहुत पतली अगल बगल झिरी यानी स्लिट्स काटी गई हैं और उसके पीछे एक पर्दा रखा है जिस पर हम देखेंगे कि लाइट उन स्लिट्स से गुजरने के बाद कैसा निशान छोड़ती है। अब एक पल के लिए सोचते हैं, अगर न्यूटन सही थे और लाइट छोटे छोटे कणों की बौछार है तो पर्दे पर क्या दिखना चाहिए? बहुत सिंपल है ना? हाँ, बिल्कुल। कण या तो पहली स्लिट से गुजरेंगे या दूसरी से। तो पर्दे पर ठीक उन स्लिट्स के सामने दो चमकदार लाइनें बन जानी चाहिए थी। जैसे अगर आप दो दरवाजों के पार रेत फेंकें तो दूसरी तरफ रेत के दो ढेर बन जाएंगे। लॉजिकल है। बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन यंग को पर्दे पर दो लाइनें नहीं मिली। जो मिला उसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को चौंका दिया। उन्हें दो लाइनों के बजाय चमकदार और अंधेरी पट्टियों की एक पूरी सीरीज मिली। एक चमकदार पट्टी, फिर एक अंधेरी, फिर चमकदार, फिर अंधेरी, एक के बाद एक। ये पैटर्न बिल्कुल वैसा था जैसा तब बनता है जब पानी की दो लहरें आपस में मिलती हैं। अरे वाह, ये तो सीधा सीधा वेव थ्योरी के हक में चला गया। पर ये पैटर्न बनता कैसे है? इसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। कल्पना कीजिए कि दोनों स्लिट से पानी की दो लहरें एक साथ निकल रही हैं। जब वो आगे बढ़ती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं। जहां दोनों लहरों का उठावा हिस्सा यानी शिखर मिलता है, वहां वो एक दूसरे को और मजबूत कर देती हैं और एक बड़ी लहर बनती है। पर्दे पर इसी जगह एक चमकदार पट्टी बनती है। अच्छा, इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। हाँ। और जहां एक लहर का शिखर दूसरी लहर की गहराई से मिलता है, वहां वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देती हैं और वहां पानी शांत हो जाता है। पर्दे पर इसी जगह एक अंधेरी पट्टी बनती है। और वो हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बिल्कुल। यंग के एक्सपेरिमेंट में लाइट ने बिल्कुल यही किया। और इस एक रिजल्ट ने तो पूरी बहस ही खत्म कर दी। ये क्लियर हो गया कि लाइट एक वेव है, पार्टिकल नहीं। न्यूटन गलत थे। केस क्लोज। 19वीं सदी के अंत तक सब कुछ सुलझ चुका था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी से इसे गणितीय रूप से भी साबित कर दिया। वैज्ञानिक आराम से बैठे थे। लेकिन फिर
20वीं सदी की शुरुआत में आइंस्टाइन आए और उन्होंने एक ही झटके में सब कुछ फिर से उलझा दिया। हाँ, ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की एक गुत्थी को सुलझाया। होता यह है कि जब आप किसी धातु पर लाइट डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। वेव थ्योरी के हिसाब से अगर आप लाइट की चमक बढ़ाएंगे तो ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। अच्छा, तो क्या होता था? चमक बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते थे, पर उनकी ताकत उतनी ही रहती थी। ये तो अजीब है। तो आइंस्टाइन ने इसे कैसे समझाया? आइंस्टाइन ने न्यूटन के पुराने आइडिया को वापस जिंदा कर दिया, लेकिन एक नए अंदाज में। उन्होंने कहा कि लाइट भले ही लहर की तरह फैलती हो, लेकिन जब वो किसी चीज से टकराती है तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स की तरह व्यवहार करती है, जैसे कोई गोली हो। इन पैकेट्स को बाद में फोटॉन कहा गया। मतलब एक फोटॉन अपनी सारी ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है? हाँ, और उसे बाहर निकाल देता है। ये एक एक करके होने वाला टकराव था, लहर की तरह फैला हुआ नहीं, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1 मिनट, तो अब हमारे पास क्या है? थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट कहता है कि लाइट एक वेव है और आइंस्टाइन का काम कहता है कि लाइट एक पार्टिकल है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये तो पागलपन है। यही वो विरोधाभास था जिसने फिजिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस नई और ज्यादा गहरी पहेली को सुलझाने का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया। वैज्ञानिकों ने सोचा, ठीक है, इस बार हम चालाकी करते हैं। हम लाइट की पूरी बीम नहीं भेजेंगे। अच्छा, तो क्या करेंगे? हम एक एक करके फोटॉन या इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। अच्छा, ये दिलचस्प है। एक मशीन जो बंदूक की तरह है और एक बार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फायर करती है। अब तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक एक करके कंचे फेंक रहे हैं तो या तो पहली स्लिट से जाएगा या दूसरी से। तब तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन सकता, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए तो कम से कम 2 लहरों का होना जरूरी है। यहाँ तो एक बार में एक ही चीज है। सही बात है। पर्दे पर बस 2 लाइनें बननी चाहिए जहां जहां वो कण टकराएंगे। बिल्कुल, तर्क तो यही कहता है। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था। लेकिन क्वांटम दुनिया हमारे तर्क की परवाह नहीं करती। जब वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किया और घंटों तक एक एक करके लाखों इलेक्ट्रॉन भेजे, तो जो नतीजा निकला वो आज भी मेरे होश उड़ा देता है। क्या हुआ? क्या 2 लाइनें बनी? नहीं, पर्दे पर धीरे धीरे एक एक कण के निशान से क्या? वही चमकदार और अंधेरी पट्टियों वाला इंटरफेरेंस पैटर्न उभरने लगा। रुकिए, ये बात मेरे समझ नहीं आ रही है। ये कैसे हो सकता है? अगर एक ही कण है तो वो किससे इंटरफेयर कर रहा है? खुद से? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। इसका कोई और एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, चाहे वो कितना भी अजीब लगे। हर एक कण जब उसे कोई देख नहीं रहा होता तो वो एक कण की तरह व्यवहार ही नहीं करता। वो एक संभावना की लहर यानी वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह फैल जाता है। एक ही समय में दोनों स्लिट से होकर गुजरता है और फिर खुद से ही इंटरफेयर करके पर्दे पर अपनी जगह तय करता है। ये सोचना भी मुश्किल है। मतलब ये कि आप एक कंचा फेंकते हैं और वो दीवार से टकराने से पहले एक धुंध में बदल जाता है, दोनों दरवाजों से एक साथ निकलता है और फिर वापस एक कंचे में बदलकर दीवार पर एक खास जगह टकराता है। बिल्कुल सही। क्वांटम लेवल पर यही हो रहा है। 1 मिनट, जब आप कहते हैं जब उसे देखा नहीं जा रहा होता, तो इसका क्या मतलब है? क्या वहां किसी का खड़ा होना जरूरी है या देखने का मतलब कुछ और है? बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। देखना या मापना का मतलब है उस कण के साथ किसी भी तरह से इंटरैक्ट करना। जैसे ही हम ये पता लगाने के लिए किसी भी स्लिट पर कोई डिटेक्टर लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गुजरा, वो इंटरैक्शन ही उसके वेव जैसे व्यवहार को खत्म कर देता है। क्या? जैसे ही हम उसे देखते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। मतलब जैसे ही हम पता लगाने की कोशिश करते हैं वो अपना व्यवहार बदल लेता है। हाँ, जैसे ही डिटेक्टर उसे पकड़ता है, वो संभावना की लहर ढह जाती है, जिसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं, और वो एक कण की तरह व्यवहार करने पर मजबूर हो जाता है। और तब पर्दे पर सिर्फ 2 पट्टियां बनती हैं, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड को ये पसंद नहीं है कि हम उसके रहस्य को एक ही बार में देख लें। वो हमें या तो अपना पार्टिकल रूप दिखाता है या अपना वेव रूप, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं। सही कहा। तो इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कण का भविष्य इस बात पर तय होता है कि हम उसे देखने का फैसला करते हैं या नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। अजीब है, लेकिन यही सच है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसका सीधा असर हमारी टेक्नोलॉजी पर पड़ता है। और इसे हम समझेंगे
जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग पर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। फिलहाल मिलते हैं क्वांटम फिजिक्स पर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।